Hi everyone, a very good afternoon. Welcome to Ed Uncle JEE की तैयारी इन संपूर्ण बैच SSC 2022 संपूर्ण बैच। चलिए, मैं होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो यार देखिए, आज जो मैं आपके पास लाया हूँ ना, काफी अच्छे कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस है, इनको हम पढ़ेंगे अच्छे से और इनके ऊपर ही यूट्यूब जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसी के ऊपर ज्यादा क्वेरीज जो भी जनरेट हुई है बच्चों की कि सर हमें ये पढ़ा दीजिए, ये सारे क्वेश्चंस लगवा दीजिए, वो सभी चीजें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आपको ध्यान से पढ़ना है और मेहनत करनी है, ठीक है। एक सेकंड प्लीज। तो देखिए, आज बात करते हैं हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है ना। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम लोग बात करें। देखिए, लेक्चर नंबर 16 चल रहा है आपका, सबसे बड़ी बात है लेक्चर नंबर 16 है। और सबसे पहले जो भी होगा देखा जाएगा, क्वेश्चंस की बारी करते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं और उन्हीं क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो पढ़ रहे हैं हम लोगों से, तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले शेयर कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। लाइक शेयरिंग का कोई बार बार बोलने का तरीका नहीं है, आपके लिए सबसे बेनिफिशियल चीज है जो पढ़ा रहे हैं। आप बस मेहनत करिए, जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए जितनी मेहनत करोगे उतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। चलिए देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, जैसे एग्जांपल। और देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यार इस टाइप का क्वेश्चन आता है, रटना नहीं है, बस चीजों को समझना। कहते हैं ए मशीन वॉयलेट्स, अच्छा वॉयलेशन बता रहा है, वॉयलेट कर रही है क्लोजेस्ट स्टेटमेंट वेल विल वॉयलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब खुद देखो, क्लोजेस्ट स्टेटमेंट है सेकंड का, किसका है ये, सेकंड लॉ का है, और ये फर्स्ट लॉ को वॉयलेट कर रहा है, मतलब सेकंड लॉ की इफेक्ट इस पे पड़ रही है। क्या पढ़ सकता है? नहीं पड़ेगा, तो आंसर गलत हो गया। अब देखो, कैल्विन प्लैंक कल पढ़ा है, ये भी क्या है आपका सेकंड लॉ है, बट इफेक्ट वॉयलेट क्या कर रहा है, फर्स्ट लॉ कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ठीक है। तीसरा, ए मशीन विच वॉयलेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल वॉयलेट द फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, अभी हमने सेकंड लॉ क्या पढ़ा है, कुछ भी नहीं, डायरेक्शन दे रहा है, ये कोई डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड दे रहा है, तो सेकंड लॉ का आप फिर से सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो सर ये भी मिस्टेक गलत बोला उन्होंने। अब लास्ट वाला बच गया, ए मशीन विच वॉयलेट कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट विल वॉयलेट द क्लोजियस स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सर कैसे कहना चाह रहे हो, देखो कल मैंने कुछ चीजें पढ़ाई, उसमें कुछ चीजें रह गई थी। देखिए मैं आपको पढ़ाता हूं, ये यहाँ पे, ये आपका हायर टेम्परेचर है, इसको बोलो हायर टेम्परेचर। देखना यहाँ पे लगा एक हीट पंप, ध्यान से सुनना बेटा, हीट पंप, और ये एक लोअर टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर। आपने यहाँ पे हीट, इस तरीके से हीट सप्लाइड हुई, अरे हाँ है ना। अब ये हीट सप्लाइड हुई, तो ये ही अगर मैं यहाँ पे एक हीट इंजन को बोलूं, तो देखो अब मैंने हीट इंजन लगाया, सपोज करो ये, और प्रोड्यूस क्या किया इसने, वर्क प्रोड्यूस कर दिया। अरे बात समझ में आ रही है। सपोज करो ये Q1 है ना, Q1 यहाँ पे क्या है, ये Q2 आ गया। सपोज ये Q2 है तो ये Q3 आ गया। कहने का मतलब क्या है सर, ये क्या है, देखो ये करके एक हीट पंप लगाया, हीट पंप में क्या किया, लोअर टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट करके हायर टेम्परेचर पे भेज दिया, ठीक है। वही हायर टेम्परेचर कहां पे जा रहा है, हीट इंजन पे जा रहा है। किस पे जा रहा है, हीट इंजन। तो इसको बोलते हैं वोइलेशन ऑफ कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। क्या, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वोइलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और पहले हिंट बोलते हैं हम क्लोजियस स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है ये सर, ये बात कर रहा है क्लोजियस स्टेटमेंट की, पहले ही कर रहा है वोइलेशन ऑफ क्लोजियस स्टेटमेंट, है ना, इसके बारे में बात कर रहा है। तो डेट्स मीन बच्चा पार्टी, एक सेकेंड, एसी वर्क नहीं कर रहा है अपना, इसको वर्क करा देते हैं थोड़ा सा। चलो देखो, तो क्लोजर स्टेटमेंट की ये क्या, देखो सिंपल सी बात है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको हटा दूं, देखो इसको हटाया, कहने का मतलब क्या है सर, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं सर कि ये हीट पंप है, ध्यान से सुनना, ये आपकी कोई एक लोअर टेम्परेचर है, यहां पे गया Q1 और यहां से जनरेट हुआ Q2। अब देखो ये पूरा हायर टेम्परेचर है, तो मींस यहां पे टेम्परेचर बिल्कुल सेम होगा, सोर्स होगा, तो दैट्स मीन मैं ये लिख सकता हूं कि भाई ये ही Q2 इसके अंदर एंट्री कर रहा है और हीट इंजन आया और इसने वर्क प्रोड्यूस किया और फिर ये नीचे चला गया Q3। तो इसका मीनिंग क्या है सर, वोलेशन किसका कर रहा है ये सर, वोलेट किसको कर रहा है, तो ये तो कह रहा है कि सर देखो यहां पे तो कुछ भी नहीं लगाया आपने, दैट्स मीन कि सर आपने यहां पे क्या किया कि सिर्फ देखो एक्सचेंज कहां पर हो रहा है, सिर्फ एक ही रिजर्वायर में, तो यहां पे वर्ड लिखा हुआ है सिंगल रिजर्वायर। क्या लिखा हुआ है, सिंगल रिजर्वायर। तो सिंगल रिजर्वायर अगर एक वर्ड लिखा हुआ है, तो क्या ये बोला था कि सिंगल रिजर्वायर, दैट्स मीन PMM2 मशीन की बात कर रहे हो आप, परपेचुअल मोशन मशीन 2 की बात कर रहे हो, तो दैट्स मीन सर ये एक सिंगल बन गया, तो ये काम कर ही नहीं सकता।
कर सकता है, नहीं कर सकता तो सिंगल रिजर्वायर, तो इस रिजर्वायर की नीड नहीं है, सिर्फ यहां से जो हीट मिली तो एक ही रिजर्वायर में घूम रहा है, तो दैट्स मीन, तो आपका क्या है सर, ये केल्विन प्लैंक, क्या वर्ड, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को क्या काम कर रहा है सर, ये वॉयलेट कर रहा है। अगर वो केल्विन प्लैंक को कर रहा है, दैट्स मीन, देखो केल्विन प्लैंक को किया, दैट्स मीन क्लोजेस्ट स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका, वॉयलेट हो गया। तो वॉयलेशन दोनों टाइप की होती है, तो दैट्स मीन अगर आपसे कोई भी कुछ भी पूछे इन द फ्यूचर, एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूं प्लीज, क्योंकि कमेंट्स फोन पे ही चलते हैं आजकल अपने, ठीक है बच्चा, तो ये चीज है। तो आपका है जेईई की तैयारी, वहां पे मिल जाओ जाके, तो देखो यही कॉन्सेप्ट बोला कि अगर वॉयलेट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट विल वॉयलेट दी क्लोजियस स्टेटमेंट, तो देखो यही वर्ड बोला। और क्लोजियस ने बोला क्या था कि सर बिना हीट पंप, देखो अगर मैं यहाँ पे वर्क की, देखो आपने कहीं वर्क दिया, हीट पंप कैसे चलेगा सर, देखो ये रहा वर्क इनपुट, अगर आप इनपुट ही नहीं दे रहे हो तो हीट पंप कैसे काम करेगा, ऐसे उड़ा देगा। तो दैट्स मीन सबसे पहले केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वॉयलेट होगा, उसके बाद क्लोजियस स्टेटमेंट वॉयलेशन पे आ जाएगा। अरे है ना। दूसरा तरीका क्या था सर, केल्विन प्लैंक, तो अगर मैं दूसरे की बात करूं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की, किसकी, केपी, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, तो देखिए ये क्या कहता है, सपोज करो ये यहाँ पे हीट ट्रांसफर है और हायर टेम्परेचर है, क्या है ये आपका हायर टेम्परेचर है। देखो सपोज करो ये हीट इंजन है, सपोज करो ये हीट इंजन है ना, अब आपने इसको हीट प्रोवाइड कराई Q1, अब इससे जो वर्क प्रोड्यूस होगा उससे क्या जनरेट चल रहा है, ये हीट। अब यहाँ पे आप क्या कर दो, लोअर टेम्परेचर लगा दो, सोर्स लगाया आपका, ये गया यहां से और ये चला गया। तो सपोज करो आपने ये लगाया, तो इसका मतलब क्या है कि पूरे का पूरा वर्क क्या हो गया, ट्रांसफर यहाँ पे हो गया। दैट्स मीन अगर ये Q1 है तो यहाँ पे जो Q2 है वो उसकी वैल्यू तो क्या होगी सर, 0। Q2 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, तो सर देखो यहां से निकलने वाला Q2, तो कंप्लीट कन्वर्जन वर्क का इस तरफ चला गया, Q2 तो 0 हो गया। तो अगर ये Q2 0 हो गया तो आप इस सभी चीजों को लिख सकते हो यहाँ पे कि सर Q2 तो 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई ट्रांसफर ही नहीं है, PM2। फिर से केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को क्या हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है। तो वॉयलेशन जब तक होता रहेगा ये कंडीशन बनती रहेगी। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ सर, ये Q2 मान लो किसी तरीके से, ये Q3 मान लो, तो देखो वर्क और Q2 मिलकर Q3 बना रहे हैं, वही Q3 Q1 बन के आ रहा है, फिर से वर्क जनरेट, तो ये तो नीचे जा ही नहीं रहा है सर, तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। फिर से देखो Q2 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा कि हीट ट्रांसफर कंप्लीटली क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है वर्क को हीट पंप, तो वर्क इनपुट ये वर्क, इसका वर्क आउटपुट, इसका वर्क इनपुट बन जाएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो नहीं हो सकता, ये कंप्लीट खत्म किस्सा। तो इस तरीके से ये सिस्टम के बारे में बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कहता है कि एंट्रोपी के बारे में, एनर्जी, अभी एंट्रोपी और कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी इसको छोड़ते हैं, क्योंकि अभी एंट्रोपी मैंने नहीं पढ़ाया, तो जैसे एंट्रोपी पे आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे पक्का, ठीक है। चलो इसके बारे में, अब ये क्लोजेस्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपके सामने, लिखा है ना, तो लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कंप्लाइज विद द क्लोजेस्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्लोजेस्ट स्टेटमेंट पे कौन काम करेगा, तो आपको बताया था सीओपी, और सीओपी क्या थी बेटा, रेफ्रिजरेटर है, आपको देना पड़ेगा वर्क इनपुट, और यहां से जाएगा Q और ये जाएगा Q, तो ये आपका किसका है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो याद करिए आंसर कितना हो जाएगा, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज योर आंसर। चलिए ठीक है, चलो ठीक है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, ठीक है। फिर आप देखो क्या कहता है ये, देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस, अगर ये वर्ड बोले इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोपी, यार ये एंट्रोपी का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बाद में करेंगे, अभी पढ़ाई नहीं है, ये इस पे आ जाते हैं। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल, देखिए ये थर्मोडायनेमिक साइकिल की बात कर रहा है, और हीट एडिड एंड द, आप एक तरीके से बात कर लीजिए, हीट एडिड की बात कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी आपको क्या पढ़ाई थी बेटा, हीट इंजन वाली, याद करो कि सर आपने कंडीशन पढ़ाई थी क्या, कि Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्ट, और अपॉन में क्या हो जाएगा, Q सप्लाइड। अरे हाँ या ना, तो देखो प्रोसेस 1 से 2 हीट ट्रांसफर 0, अब देखो 2 से 3 सर 50 है, फ्रॉम दी गैस, गैस से मिल रहा है, तो गैस से मिल रहा है, तो अगर आप ये कर रहे हो तो देखो ये Q हो जाएगा, Q सप्लाइड, और यहां से बाहर निकलने वाला Q रिजेक्ट, करेक्ट ना। तो देखो Q सप्लाइड टू दी गैस, अब 4 से 1 80 हीट ट्रांसफर टू दी गैस, तो 2 किया जा रहा है, तो देखो 1 माइनस ट्रांसफर कितना हो जाएगा 50, और डिवाइड बाय कितना बन जाएगा 80, तो ये बन गया कॉन्सेप्ट आपका। चाहे तो ये भी कर सकते हो 20 माइनस ये वर्क, तो ये वर्क भी बन जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व क्या करना है, थोड़ा सा मैं जल्दी करने के लिए कैलसी का यूज कर लेता हूं कि 30 डिवाइड बाई 80 जैसे होगा 37.5, तो ऑप्शन हो जाएगा बी 37.5 हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट ना। तो ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट को देखना है, पढ़ना है, ये सारी चीजें बताता हूं आपको, ठीक है। देखिए
ये कॉन्सेप्ट है। चलो ये तो आपका अगला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। इस पे देखो पीवी डायग्राम। अब देखो कार्नोट साइकिल पूछ रहा है, वो क्वेश्चन इसलिए छोड़े क्योंकि एंट्रोपी से रिलेटेड है, तो एंट्रोपी अभी पढ़ाया नहीं है, जस्ट कल से एंट्रोपी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट एंट्रोपी, तो एंट्रोपी स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें क्वेश्चन को ये ले लेंगे, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ द पीवी डायग्राम ऑफ अ कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंट। कार्नोट साइकिल में अगर पीवी डायग्राम है, सपोज करो कोई पीवी डायग्राम है, तो एरिया, जो एरिया होता है मैंने बताया भी था, सपोज करो मैं यहाँ पे पी और वी ले लेता हूं, ये इस तरीके से कोई एरिया था, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता था बच्चे, बता रहा था ना, वर्क डन। तो आपसे अगर पूछे एरिया ऑफ द, अब बात करते हैं कुछ कार्नोट साइकिल की। किसकी बात करते हैं बच्चे, कार्नोट साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल, तो हेडिंग इज कार्नोट साइकिल। तो देखो मैं कार्नोट साइकिल के बारे में बात करता हूं, बड़े ध्यान से सुनना कार्नोट साइकिल की थ्योरी को, कि कार्नोट साइकिल क्या कहता है। देखिए कार्नोट साइकिल ने बोला कि सर मेरे पास सिस्टम है, मैंने कहा कि कौन सा सिस्टम है, उन्होंने कहा कि भाई देखिए एक प्रोसेस ऐसे चल रहा है, तो दो प्रोसेस होते हैं यहां पे, एक का नाम होता है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, और एक का नाम होता है आइसोथर्मल के अलावा दूसरे का नाम होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। दूसरे का नाम क्या होता है बेटा, आइडियाबैटिक प्रोसेस, बाद में बात करेंगे सारी चीज। तो पहले देखो आइसोथर्मल है 1 से 2, तो देखो इस तरीके से एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, ये प्रेशर है, सपोज करो पीवी है, तो देखो 1 से 2 इस तरीके से जा रहा है ये भाई साहब, ये इस तरीके से, तो ये एक्सपेंड हो रहा है। तो अगर आपसे पूछे 1 से 2 क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलोगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है जी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। फिर दूसरी टर्म क्या बोलोगे, 2 से 3। अब एडियाबैटिक, तो अब ये देखो ये इस तरीके से आ रहा है ना, और थोड़ा सा ये इस तरीके से, ये एडियाबैटिक है। तो अगर आप ये देखोगे तो 2 से 3 क्या हो रहा है सर, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो थोड़ा सा, अब ये कंप्रेशन होगा, यहां से इस तरीके से जाएगा, ठीक है भाई, इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 बन गया, तो ये थोड़ा सा कंप्रेशन हो गया, तो देखो ये कंप्रेशन की तरफ है, तो 3 से 4 तो बन जाएगा आपका आइसोथर्मल, क्या बनेगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन बन जाएगा, करेक्ट बच्चे। और अगर हम 4 से 1 बात करेंगे तो वो बन जाएगा एडियाबैटिक एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो अब एडियाबैटिक, ठीक है, तो ये कंप्रेशन है, तो थोड़ा सा इसको इस तरफ बना लेना, तो थोड़ा सा कंप्रेशन, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये थोड़ा सा अच्छे से बन जाए जो, तो कंप्रेशन का साइन है ना, तो ये कंप्रेशन इस तरह से ही आएगा, ठीक है, और ये इस तरीके से बन जाएगा, तो ये थोड़ा सा अच्छे से बना लेना है ना, तो ये पॉइंट बन जाएगा 4, तो ये पॉइंट बन गया जी 4, तो इस तरीके से एक ग्राफ बन गया। तो अगर आप ये देखोगे कि सर ये बन के आ गया ग्राफ पीवी में, तो अगर आप ये देख लो कि एक कंप्रेशन है, एक ये है, ये इस तरीके से है ग्राफ, तो ये मैं बता चुका हूं कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में ग्राफ में क्या है। दो एडियाबैटिक तो का जो ग्राफ है वो थोड़ा स्टेपर होता है, स्टीपर होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। तो भाई अगर एक चीज का ध्यान रखना, आइसोथर्मल क्या होता है सर, वेरी स्लो, याद रखना बहुत स्लो होता है। अब यार ये कैसे कह रहे हैं सर कि ये स्लो होता है और ये वेरी फास्ट होता है, तो वेरी फास्ट हो गया, तो चीजें थी ये, तो ये क्या कहता है कि वेरी स्लो और वेरी फास्ट। तो आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, धीरे 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 क्या कर रहे हैं हम, टेम्परेचर को कर रहे हैं, और बड़ा मुश्किल काम होता है, आप समझ रहे हो ना। तो एडियाबैटिक तो फास्ट हो गया, आइसोथर्मल कम ये हो गया। तो ये देखो ना, वेरी स्लो का मतलब क्या हो गया सर, बहुत स्लो है, क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस, क्या है, वेरी स्लो, तो क्वैसी स्टैटिक बताया था ना आपको, क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस, और क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस क्या हो सकता है सर, रिवर्सेबल। तो ये ऐसी कंडीशन में हम लोग बोल देते हैं कार्नोट साइकिल को रिवर्सेबल प्रोसेस, है ना। तो वेरी बहुत स्लो चल रहा है आइसोथर्मल, तो क्वैसी, जहां पे बिल्कुल टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो हो ही गया, तो दैट्स मीन आप बोल सकते हो सर क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस टेक प्लेस। और क्वैसी स्टैटिक की मैंने दो चीजें बताई थी कि क्वैसी स्टैटिक मतलब एक तरीके से कि रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस, है ना। तो क्वैसी, तो ऑल, फिर वो क्वैसी स्टैटिक मींस ऑल क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस आर नॉट रिवर्सिबल, कुछ इस टाइप का मैंने आपको बताया था, याद करिए, और अब वीडियोस में मैंने ये पढ़ाया हुआ है, तो बार बार रिपीट नहीं, तो बस सुनो, अगर एक बार आप पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो सर ये आपने बताया था, हाँ सर याद आया मुझे, कुछ इस तरीके से आपने कुछ चीजें बताई थी, ठीक है जी। हाय 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 बच्चों, पार्टी, ठीक है ना, पढ़िए। तो ये सारी चीजें थी, ये अभी मैंने आपको देखा है, ठीक है, आप पढ़िए तब तक। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन और ये चीज सारी चीज हो गई। तो अब यही वर्ड था वेरी स्लो, और वेरी स्लो से पकड़ते ही इसने कहा
कि सर अगर हम लोग बात करते हैं किसके लिए, कि हम क्या मान लेते हैं कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी वो मैक्सिमम एफिशिएंसी है, तो हम लोग ये मानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो सबसे बड़ा अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हो आप, तो मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करता हूं तो मैं लिख सकता हूं ऑल रिवर्सिबल साइकिल, ऑल रिवर्सिबल साइकिल, और रिवर्सिबल साइकिल हैज सेम टेम्परेचर लिमिट, सेम टेम्परेचर लिमिट, किस पे, सेम टेम्परेचर लिमिट पे वर्क करेंगे। सो एफिशिएंसी विल बी सेम, सो एफिशिएंसी विल बी सेम, तो सबकी एफिशिएंसी क्या होगी, सेम होगी। पहली कंडीशन तो ये थी, साइकिल लिखा है। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी, बड़े ध्यान से सुनना, दूसरी कंडीशन ये थी कि जो आपका इंडिपेंडेंट, तो रिवर्सिबल साइकिल इंडिपेंडेंट ऑन दी वर्किंग फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड पे ये लोग क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो कुछ भी वर्किंग फ्लूइड आ जाए तो ये सभी चीजें जेई में पूछी जाती है भाई, जो ये मैंने थ्योरेटिकल पार्ट को स्टार बना के लिखा है, तो थ्योरेटिकल पार्ट्स में ये कॉन्सेप्ट बन के आता है, हर बार बन के आया है और आता रहेगा। अच्छा सर कमेंट तो पढ़ लिए ना, नहीं कमेंट तो पढ़ दो ना, थोड़ा 5-6 मिनट का अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं भाई तो 5-7 मिनट में कॉन्सेप्ट भी तो बताना है ना। अगर मैं हर 1 मिनट में कमेंट पढ़ू तो ये है यार, मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ चीजें ऐसी सीखी है किसी से, मैं बताऊंगा नहीं, ही इज अ यूट्यूबर, तो उन्होंने बताया कि अगर मैं किसी को ज्ञान की बात बता रहा हूं और उसके बीच में ऐड आ जाए तो फिर उस ज्ञान का फायदा ही क्या है ना। बात को समझो कि भाई मैं कोई ज्ञान की बात, एक नॉलेज की बात बता रहा हूं और नॉलेज के बीच में बार बार ऐड आ जा रहे हैं, तो फिर वो जो मैं दे रहा हूं फिर वही चीजें आ जाएगी। और अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो 5-7 मिनट का वेट करिए, उसमें हो जाएगा। अब मैं एक चीज बताई, ए रिवर्सिबल साइकिल हैज, फिर अरे आपका कमेंट पढ़ा मैंने, अरे यार, तो फिर वो ज्ञान की बातें थोड़ी रह गई, वो आपने क्या बोला मैंने क्या बोला समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि 2 मिनट वेट कर लिया करे, जब क्वेश्चंस करा रहा हूं तब तो मैं देखता ही हूं, और जब मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं तो हो सकता है 2-3 मिनट लग जाए कॉन्सेप्ट वो देखने में, तो आप डोंट वरी, टेंशन मत लेना। इंडिपेंडेंट और वर्किंग फ्लूइड, तो सर रिवर्सिबल साइकिल, तो सर आप क्या कहना चाह रहे हो, एक हिंट बताओ। मैंने क्या हिंट दी उनको कि सर अगर वर्ड आ जाए रिवर्सिबल, एक वर्ड आता है रिवर्सिबल और एक वर्ड आता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, याद रखिएगा, अभी बता रहा हूं फिर आप बाद में नहीं पूछोगे, ठीक है। तो मैंने वर्ड बोला यहां पे कि ऑल रिवर्सिबल साइकिल हैज सेम टेम्परेचर लिमिट, तो मतलब टेम्परेचर लिमिट पे काम करते हैं। सर बताओ एक चीज बताओ, यहां पे मैंने बोला कि देखो अकॉर्डिंग टू कार्नोट साइकिल अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो मैं टेम्परेचर स्केल की बात कर रहा हूं, मैं क्या बात कर रहा हूं, टेम्परेचर स्केल की बात कर रहा हूं। मैं इसकी डेरिवेशन आपको अभी करा नहीं रहा हूं, ये बाद में कराऊंगा जब मेंस आएगा, एसएससी जेईई का मेंस। अभी आप समझो बस, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है कि भाई अगर क्यू हायर जो आपने लिखा उसको आप अजम्पशन, ये कह रहा है कि आपको टेम्परेचर स्केल से मानना पड़ेगा कि भाई जो क्यू हायर है वो टी हायर के बराबर हो जाएगा, और जो क्यू लोअर है वो किसके बराबर हो जाएगा, टी लोअर के बराबर। ये यहां पे इस तरीके से बोला गया है टेम्परेचर स्केल। अगर मैं रिवर्सिबल की बात करता हूं तो देखो, अभी आपने एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन पढ़ा, बच्चे ने कहा कि बिल्कुल सर हीट इंजन पढ़ा, तो हीट इंजन क्या था सर, कि सर T1 माइनस T2, सॉरी क्या था जी, यहां पे आपने देखा होगा मैंने कल की क्लास में सिर्फ ये लिखा है Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। अगर मैं एफिशिएंसी ऑफ कार्बन, देखो ये अब यही टेम्परेचर की टर्म में लिखूंगा तो T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 बन के आ जाएगा। अरे बात समझ में आई, ये बन के आ जाएगा। तो बट ये कंडीशन किसके लिए होगी, अगर मैं सिर्फ इसी कंडीशन की बात कर रहा हूं जिसमें सिर्फ Q लिखा हुआ है, हीट के बारे में लिखा है, दिस कंडीशन फॉर द रिवर्सिबल साइकिल एंड इरिवर्सिबल, दोनों के लिए हो सकती है। बट अगर मैं टेम्परेचर की बात करूंगा, ओनली द टेम्परेचर, मैं ओनली टेम्परेचर की बात करूंगा, इट इज नोन एज रिवर्सिबल साइकिल। ये किससे जाना जाएगा, रिवर्सिबल साइकिल। तो ये आपका बन जाएगा रिवर्सिबल साइकिल टी की टर्म में ये। तो अगर आप कार्नोट साइकिल की बात करोगे तो मैंने बोला ना कार्नोट साइकिल किस पे काम करेगा सर, वो टेम्परेचर पे काम करेगा, तो टेम्परेचर T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, तो इस तरीके से काम करता है। तो T1 इज T हायर माइनस T लोअर डिवाइड बाई T हायर, तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस T लोअर बाई T हायर। तो ये कॉन्सेप्ट बन सकता है कार्नोट साइकिल, और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी। क्या होगी भाई, इसी की एफिशिएंसी मैक्सिमम। अगर किसी साइकिल की एफिशिएंसी, सुनना ध्यान से, अगर किसी साइकिल की एफिशिएंसी इस कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी से ज्यादा आ जाए, वो प्रोसेस इम्पॉसिबल प्रोसेस होता है।
आपको क्या बोलना है सर? वो प्रोसेस इम्पॉसिबल प्रोसेस होता है, करेक्ट ना? तो वो प्रोसेस क्या बन जाएगा? इम्पॉसिबल प्रोसेस बन जाएगा। अरे हाँ या ना, बोलो कुछ। तो स्टार्ट तो हो गए क्वेश्चन, थोड़ी चीजें पढ़ाई नहीं होती है तो हो गए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको ध्यान से देखनी है, क्वेश्चन हो रहे हैं तो ये बन गया यहाँ पे। तो देखो, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं, ये रहा क्वेश्चन, है ना, आगे ना क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस तो ये रहा हमारे पास, पर उससे पहले क्या पढ़ लेते हैं कि सर रिवर्सिबल क्या है। तो अगर आप हीट इंजन के बारे में बात करेगा, तो अगर आपसे एफिशिएंसी पूछे तो आपको बोलना है टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन में टी हायर, ठीक है। इस तरीके से बोलेगा। और इसमें बोलेगा एफिशिएंसी, तो आपको लिखना है Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1, ठीक है। अगर सीओपी पूछे ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो रिवर्सेबल रेफ्रिजरेटर, याद रखना रिवर्सेबल और रेफ्रिजरेटर की बात करें तो सीओ इसमें बात करेगा, तो आपको बनकर ऊपर T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। तो अगर वो सीओपी ऑफ रिवर्सेबल प्रोसेस ऑफ हीट पंप, अगर ये हीट पंप की बात करेगा तो हीट पंप हो जाएगा T1 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। अगर सिमिलरली यहां पे बात करेगा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि सर क्यू लोअर डिवाइड बाई क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। अगर ये बात करेगा हीट पंप की, तो आपको हीट पंप के केस में लिखना है क्यू हायर डिवाइड बाई क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, तो अगर वो बोले रिवर्सिबल तो ये यूज करना है, बोले इरिवर्सिबल तो ये यूज करना है। बाई चांस नहीं दिया गया, रिवर्सिबल बोल दिया जाए, तो मैंने आपको ये कंडीशन बताई है, ये दोनों कंडीशन रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल के लिए यूज है, और ये ओनली फॉर द रिवर्सिबल। तो आप लिखना ओनली रिवर्सिबल, क्या? ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अवेलेबल है। अरे आई बात समझ में? चलिए अब क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए ये कॉन्सेप्ट यहां तक का क्लियर हो गया है। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, ये एंट्रोपी का है, इसको छोड़ो, आ जाओ, ये रहा, आइए फटाफट आइए, लिखा हुआ है, देखो। एन इंजन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्नोट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर इतना, ठीक है, ये रहा टेम्परेचर। इफ द हीट सप्लाइड इज 100 किलोवाट, द आउटपुट इज, आउटपुट क्या है भाई? वर्क के बारे में पूछ रहा है। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि सर Q हायर इक्वल टू T हायर डिवाइड बाई Q लोअर और इक्वल टू T लोअर कर दीजिए, ठीक है। हायर, अब देखिए यहां पे कुछ पूछ रहा है, आउटपुट इज, आउटपुट तो पूछ रहे सर वर्क के बारे में पूछ रहा है, तो ऐसी कंडीशन देखो ये लग सकते हैं नहीं। अगर ये पूछता कि हीट रिजेक्शन कितना है तो लगा सकते थे, तो ये तो हम लोग लगा नहीं सकते। तो इस तरीके से आपको रेक्टिफाई करना है। तो अब आप क्या लिखते हो सर? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? 1 माइनस सर टी हायर माइनस टी लोअर डिवाइड बाई टी हायर। अगर मैं दूसरी एफिशिएंसी के बारे में बात करूं इन द फॉर्म ऑफ वर्क, तो वर्क अपॉन में क्यू सप्लाइड, ये होता है। तो बस अब आप यहां पे लगाइए, टी हायर कितना है? 800 माइनस 400 और डिवाइड बाई 800। वर्क डन आपको निकालना है, आउटपुट ये हो जाएगा, डिवाइड बाई हीट सप्लाइड कितनी है? 100 किलोवाट, तो 100 ये आ जाएगा। तो आप इसको सोल्व करोगे तो 400 डिवाइड बाई 800, तो 400 मल्टीप्लाई बाई ये इधर आ जाएगा 100, और ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चे? 800, और ये बन गया वर्क। तो 1 2 1 2, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे, ऐसे काट लो, अरे 2 से कट कर लो, 2 से कट करोगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, और 4 से इसको कट करोगे तो अरे ये 2 से करा तो 2 ये आ जाएगा, 4 से कट किया तो 5, तो 50 किलोवाट आ जाएगा। तो 50 किलोवाट इज अ वर्क आउटपुट। तो वर्क आउटपुट कितना आ गया आपका? ये आ गया 50 किलोवाट। आया भाई समझ में? तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो एफिशिएंसी का जो जो फॉर्मूला आपको बताया है वो बन के चला जाएगा, करेक्ट है। चलिए अब ये कुछ आइए यहां पे सेम चीज। अब ये देखिए, ये सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी क्या है? सर सेकंड लॉ आपने पढ़ा है और ये एफिशिएंसी की बात कर रहे हो, सर समझ में नहीं आ रही बात, मुद्दा बात क्या है? मुद्दा बात क्या है मैं आपको बताता हूं कि मुद्दे वाली बात यहां पे क्या बन जाएगी। देखो पढ़ो, ए हीट इंजन रिसीव 1 किलोवाट ऑफ हीट ट्रांसफर एट इतना टेम्परेचर एंड गिव्स आउट 600 वोट ऑफ वर्क, है ना। इतने वोट का वर्क देता है, तो ये आपकी क्यू सप्लाइड हो जाएगी 1000 वोट हो जाएगी, करेक्ट है। तो अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं तो ये हो जाएगी वर्क अपॉन में हीट सप्लाइड। देखो वर्क कितना सर? 600 है, और ये वोट कितना सर? 1000। बस आपको इतना करना है जितना मैं आपको बता रहा हूं, 0.6। अब दूसरी तरह एफिशिएंसी कैसे निकल सकती है सर? विद द रेस्ट हीट ट्रांसफर एम्बिएंट, तो टेम्परेचर के हिसाब से, तो टी हायर माइनस टी लोअर डिवाइड बाई टी हायर। तो टी हायर कितना है सर? सर 1200 माइनस 300
और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा सर, ये 1200 हो जाएगा। अभी बता रहा हूं आपको लिखने का तरीका, फिर आप बोलोगे कि सर क्या करा रहे हो, वही करा रहा हूं। तो अब देखो, अगर मैं बात करता हूं तो 900 डिवाइड बाई 1200, तो थोड़ा सा 0.75, अब ये 0.75। तो अब ये बताइए, ये टेम्परेचर पे बेस है, देखिए ये पूरी कंप्लीट एफिशिएंसी टेम्परेचर है, तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर देगा। अरे हाँ है ना, ये हीट पे देखो, हीट वाली कंडीशन पे है, तो ये हो गया। तो अगर आप सेकंड लॉ की बात करते हो तो सेकंड लॉ में याद रखना कि जो एफिशिएंसी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी नीचे आ जाएगी, और ऊपर एक ये कोई एफिशिएंसी है ये वाली। तो अगर आप इसको फाइंड आउट करोगे तो 0.6 डिवाइड बाई 0.75, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो 0.6 डिवाइड बाई 0.75, तो दैट्स इज 0.8। तो 80% आ गया। तो आंसर कितना आ गया भाई साहब, 80% आ गया। तो इस तरीके से आप सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी का यूज कर सकते हो। बेशक आपको ये सारी चीजें पता हो, अगर आपको ये सभी चीजें पता है तो आप तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अरे आई बात समझ में पंचवाटी? तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनता था। तो देखिए ये है, अगर यहां पे कोई डाउट है पूछ लीजिए। तो मैंने बताया ना, एक एफिशिएंसी ये होती है, तो ये कंप्लीट बन गई रिवर्सेबल के केस में, ये बन गई रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल के केस में। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी रिवर्सेबल प्रोवाइड कराएगा, अगर रिवर्सेबल प्रोवाइड कराएगा तो आप इस तरीके से लिख के आगे बढ़ सकते हो। तो सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी का, या फिर अगर एफिशिएंसी वर्क की फॉर्म में आ जाए तो वर्क अपॉन में डब्ल्यू मैक्सिमम, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो वर्क की फॉर्म में भी आ जाए तो आप इस तरीके से पुटअप करके आ सकते हो। तो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट पूछता है हर बार। चलिए चलो, अगर मैं इसको देखो कितना बढ़िया है यार ये क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसको हटाओ, ये लिखा हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। कितना भाई, 20 डिग्री सेल्सियस। भाई क्वेश्चंस का लेवल देखो। एसएससी की अगर मैं बात करूं, कोई कहेगा सर जेई 2018 का पेपर उठा लीजिए, या फिर आप बीएचईएल का पेपर उठा लीजिए, या फिर आप गेल का, मतलब आप बीएचईएल, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अब मैं बता नहीं सकता हूं आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पढ़िए क्वेश्चन। एक कार्नोट इंजन रिसीव एंड रिजेक्ट हीट विद ए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंशियल बिटवीन इटसेल्फ एंड द थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। कौन से में थर्मल एनर्जी रिजर्वायर में क्या है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। कुछ भी कहता है प्रेशर, अच्छा ऐसा बोल दिया क्या इसने, चलो ठीक है। फिर कहता है कि द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन प्रोसेस हैव अ प्रेशर रेशियो 50 for 1 kg of air as a working substance, cycle temperature limit 1000 Kelvin and 300 Kelvin, ठीक है। T नोट 280 Kelvin, T नोट की वैल्यू कितनी है, 280 Kelvin। डिटरमाइन द सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी। क्या बात कर रहा है ये, सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने की बात कर रहा है कॉन्सेप्ट में। तो भाई एक काम करिए, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, तो आप एक काम करिए, इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करिए। हम लोग इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे नहीं, थोड़ा थिंक करो। मैं आपको 2 मिनट देता हूं इसके, मैं आपको इसके 2 मिनट प्रोवाइड करा रहा हूं। 2 मिनट में करके आप इसका आंसर बताइए प्लीज। चलिए आया क्या, चलिए इस क्वेश्चन को करिए एक बार। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखिए कुछ कहना चाह रहा है कॉन्सेप्ट, मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है मे भी ना हो। पहले सबसे पहले आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, देखिए एक सेकंड मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें। देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ इस तरीके से एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। आपने ये टेम्परेचर बनाया, देखो एक टेम्परेचर तो बोल रहा है ये 300, ठीक है, और एक बोल रहा है ये 1000 डिग्री। पहले तो ये 1000 और इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस एफिशिएंसी की बात करूं तो टी हायर माइनस टी लोअर डिवाइड बाई टी हायर हो जाएगा, यस सर। तो टी हायर कितना सर, 1000 है ना, माइनस 300 और डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा सर, 1000 हो जाएगा। इसको सोल्व करूंगा तो 0.7 आ जाएगा, तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट को कहां से लिया कि सर ये 1 kg वाला 1000 ये रहा, 1 kg इतना। अब ये क्या कहता है कि भाई देखो, ए कार्नोट साइकिल इंजन रिसीव एंड रिजेक्ट हीट, देखो पढ़ो, रिसीव एंड रिजेक्ट हीट विद ए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ। और वो इटसेल्फ क्या है, यही तो है कि भाई 1000 डिग्री। तो देखो रिसीव, तो इसका मतलब यहां पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, 20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होगी।
तो अब टेम्परेचर, न्यू टेम्परेचर लिमिट कितनी आ गई सर 1020 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें 20 क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो 20 डाउनवर्ड हो गया तो ऑटोमेटिकली वैल्यू कितनी आ जाएगी 280। तो अगर मैं यहां पे एफिशिएंसी की बात करूं तो 1020 माइनस 280 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 1000 बस। तो देखो यहां पे रिसीव ज्यादा होगी 20, यहां पे कम कर दिया, वही कॉन्सेप्ट मैंने बोला। और जैसे उसने बोला तो आपको क्या करना है, कैलसी को उठाओ तो लगाओ। तो सर 1020 माइनस 280 और डिवाइड बाई साइन, तो ये आ गया आपका 0.74। और जैसे आपने एफिशिएंसी को देखा तो एफिशिएंसी क्या होगी सर, ये मैक्सिमम वर्क कर रहा है, ये मिनिमम कर रहा है। तो आपको बताया था वर्क अपॉन में वर्क मैक्सिमम, तो ये वाला वर्क कितना है 0.7 और ये वाला कितना है 0.74। तो मैक्सिमम वर्क ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो 0.7 डिवाइड बाई 0.74, तो सोल्व करोगे एफिशिएंसी आ जाएगी 0.9459। देखो तो ये आया, तो पहले तो ये लिखा है, देख लो समझ लो भाई। कार्नोट साइकिल इंजन विद 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड द थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, पूरा पढ़ लेना, लिखा हुआ है ठीक है। और तो सब बकवास थी, बस यहाँ पे 20 ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो न्यू वाली आ जाएगी। तो मैक्सिमम वर्क मिल रहा है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही है, तो ये रहा यहाँ पे इस तरीके से 0.94। तो 0.94 ये रहा, 0.945 इज द आंसर। देखो कितने पास आंसर दिया है, एक 0.965 भी है, 0.955 भी है, ये भी है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं। तो जो हमें एक्चुअली में मिला वही होगा। अरे बात समझ में आई, नहीं आई तो पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है भाई फारूक बच्चा, चलो ये कॉन्सेप्ट यहां तक का क्लियर हो गया है। चलो इसको भी देखेंगे अभी थोड़ा सा, ये करिए अब आप ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। इससे क्या होगा ना, हमें क्या होगा, अब हम लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि हमें आता है कि नहीं आता। देखो वर्ड पढ़ो, वर्ड पढ़ो। इफ द सीओपी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज 6, सीओपी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर दैट्स मीन रिवर्सिबल, आया ना। तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर, और मैंने बोला कार्नोट रिवर्सिबल में यूज कर रहे हैं अभी हम लोग, तो बोला देन द रेशियो ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो रेशियो किसका किसका पूछता, तो ऐसे लिख लिया करो टी हायर बाई टी लोअर। देखो हमसे गलती क्या होती है कि हम गिवन ही नहीं लिखते हैं। तो अगर हम सीओपी की बात करें, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होती है बच्चे कि सर टी लोअर अपॉन में टी हायर माइनस टी लोअर। अरे यस और नो, तो एक काम करो, सीओपी है, सीओपी कितनी दी गई है 6 दी गई है। एक काम करिए, जो ये नीचे है ना, देखो इसको ऊपर, इसको क्या करिए, ऊपर न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए टीएल से। किससे डिवाइड कर दे, टीएल से। तो ऊपर टीएल बाई टीएल 1 डिवाइड बाई टी हायर अपॉन में टी लोअर और डिवाइड बाई 1। जैसे और नो, अब इसको उठाओ यहां से इस तरफ लेके आ जाओ, तो सर टी हायर अपॉन में टी लोअर माइनस का 1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6। देखो 6 इसके नीचे आ जाएगा, ये कंप्लीटली वहां पे चला गया, तो 1 को उठाओ इस तरफ लेके आ जाओ। तो मैंने क्या किया, इस 1 को उठाया इधर लेके आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा 6, और ये प्लस का 1 बन गया। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो 7/6 बन जाएगा। और यही तो पूछा टी हायर बाई टी लोअर, तो 7/6 बन गया इज द आंसर। तो डी ऑप्शन हो गया इस तरीके से। तो सर ये क्यों बता रहे हो आप, सर ये रिवर्सिबल है इसलिए बता रहे हो। कॉन्सेप्ट को समझ के लिखिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा समझ के लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अरे हाँ है ना, कुछ बोलो आज फिर, अगर कुछ बोलोगे तो काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा रे। ठीक है, ये बन गया आपका। चलिए नेक्स्ट। अब देखो इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। देखिए, एन इंजन ऑपरेट बिटवीन टेम्परेचर लिमिट ऑफ 100 केल्विन एंड T2 एंड द अदर इंजन ऑपरेशन बिटवीन T2 400 एंड, ठीक है, फॉर बोथ इंजन आर इक्वल एफिशिएंसी। क्या कह रहा है जी, इक्वल एफिशिएंसी है। कितनी एफिशिएंसी, देखो एक इंजन है जिसका T1 तो ये है और T2 आपको मालूम नहीं है, ठीक है। और दूसरा इंजन है उसका T2 आपको मालूम नहीं है पर उसका T3 आपको मालूम है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से मालूम चीजें हमें पता लग रही है। तो अगर आप उसकी बात करो, क्या कहता है सर, अगर बोथ इंजन की एफिशिएंसी सेम है, सुनो आपको क्या करना, अगर एफिशिएंसी सेम है, एफिशिएंसी 1 इक्वल टू एफिशिएंसी 2 है, तो 1 माइनस, तो क्या बनता है ये T2 टी लोअर बाई टी हायर, अरे हाँ है ना, इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। इस तरीके से तो बनता है ना कॉन्सेप्ट। एक बच्चे ने कहा कि हाँ सर ये तो बनता है टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन में टी हायर, ये बना, तो 1 से 1 कैंसिल हो। तो सर ये कहने का मतलब क्या आता है, ये कहना क्या चाह रहे हो। तो मैंने ये कहा कि अगर आप इस कंडीशन को ये एफिशिएंसीज के इक्वल रखता है तो आपको याद रखना है सर कि एफिशिएंसी कैसे बताओ सर। मैंने कहा T1 डिवाइड बाई T2 T1
इक्वल टू सर इधर बताओ, तो मैंने इसको कहा कि T2 माइनस T3 तो डिवाइड बाई T2। देखो इस तरीके से ये बोल रहा है, अरे हाँ है ना, ये तो बोल रहा है ना। तो देखो ये रहा एफिशिएंसी, तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं तो 1 माइनस T2 बाई T1 इक्वल टू, अगर ये बात करें 1 माइनस T3 बाई T2। अरे हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। देखो एफिशिएंसी क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो देखो ये एफिशिएंसी इक्वल होगी जो अभी हमने लिखा। तो 1 2 2, फिर ये 2 और 3 आ गया, तो 1 2 2 और 3, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से क्या बचा आपके पास? सर T2 बाई T1 इक्वल टू T3 बाई T2। तो अगर आप यहां से देखोगे तो T2 का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल टू क्या बचेगा? T3 मल्टीप्लाई बाई T1 का, और ये T2 क्या बच जाएगा? तो अंडर रूट ऑफ T3 मल्टीप्लाई बाई T1। कब? जब आप ये इस वर्ड में बोले एफिशिएंसी। क्या बोले? एफिशिएंसी। अगर ये एफिशिएंसी बोले तो कॉन्सेप्ट लगेगा ये। अगर सपोज करो अगर एफिशिएंसी नहीं बोलता है, अगर आपसे पूछे कि सर वर्क आउटपुट सेम है, क्या बोले? आपसे वर्क आउटपुट सेम है, क्वेश्चन में बोल रखा है वर्क आउटपुट आर सेम, तो अगर वो सेम है तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे T1 T3 बाई ये एक इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। एफिशिएंसी बोले तो ये लगाना है, वर्क आउटपुट बोले तो ये लगाना है। तो देख लो अब यहां पे क्या है सर, एक टेम्परेचर 900 इंजन, ये रहा बोथ इंजन टू बी इक्वल एफिशिएंसी। तो बस मैं तो यहां पे पुटअप कर दूंगा अंडर रूट ऑफ 900 मल्टीप्लाई बाई 400। आप इसको सोल्व करिए तो 9 4 जा 36 और ये 4 0 आ जाएगी 1 2 3 4। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? ये तो आंसर यार खुद हो गया ना, 600 आ गया। तो 600 आंसर आ गया, तो ये 600 आ गया। तो इस तरीके से आता है, 6 के स्क्वायर कर लो 36,000 है, 36 मतलब 40 3600। तो ऐसे ऐसा कॉन्सेप्ट इस तरीके से पूछा जाता है। तो अगर आप इन सभी चीजों को देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, अपने आप आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अरे हाँ है ना, बोलो भाई अब आप लोग। अरे यार इस तरीके से आता है आंसर, बस हो गया। सपोज करो ये रहा क्वेश्चन एक, देखो ये बड़ा अच्छा है, ये आप होमवर्क ले लो या मैं खुद करा देता हूं। ए फ्रिक्शनलेस, बस वर्ड पर हीट इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट ओनली इफ इट एग्जॉस्ट टेम्परेचर। अगर उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, एग्जॉस्ट टेम्परेचर की बात करें 100% एफिशिएंसी। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं तो देखो ये क्या कहता है, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, और ये हो जाए 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। सपोज करो अगर यहां पे अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी सर? 100% हो जाएगी। तो आपसे मैं बेस करता हूं, आप एक काम करें, अगर आप देखो मैं बता रहा हूं, अगर इस T2 को आप एक्सटेंड कर दो जीरो टेम्परेचर तक, 0 तक, ठीक है, तो अपने आप हो जाएगा। तो T2 को अगर 0 करोगे तो ये 0 बन जाएगा, तो 100% आ जाएगी। बट वो कौन से केल्विन में? तो केल्विन की डिग्री, दो चीजें केल्विन और डिग्री। तो बेटा एक चीज मैं बता देता हूं, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, तो 0 केल्विन, तो याद रखना 0 केल्विन होगा, आंसर हो जाएगा डी। बच्चा करता है 0 डिग्री, जल्दबाजी में कर जाता है 0 डिग्री। अरे 0 डिग्री, डिग्री सेल्सियस, नॉट अ टेम्परेचर क्या यूनिट, इट इज नॉट अ टेम्परेचर यूनिट, केल्विन इज अ टेम्परेचर यूनिट, है ना। तो केल्विन से आपको सोल्व करना है, तो आंसर बन गया केल्विन। दैट इज द इजीएस्ट थिंग ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। तो भाई देखो क्वेश्चंस आपने जैसे बोले तो कम से कम काफी सारे क्वेश्चंस तो लगवा लिए। अब जो पढ़ाया नहीं है तो उसको क्या लगवाए, आप समझ रहे हो ना। जो अभी पढ़ाया नहीं है, एक बच्चा कहेगा सर जो नहीं पढ़ाया उसको भी लगवा दीजिए। अरे क्यों लगवाए उस चीज को यार, कि क्योंकि कल पढ़ाना है, कल पढ़ाएंगे तो आ जाएगा अपने आप, ठीक है भाई। आ गई बात समझ में? तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, ये आप खुद से कर लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप रोक रोक के इनको, मैं आपको दिखा देता हूं। आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो, तो आराम से बन जाएगा आपके कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें, ठीक है। देखो कार्नोट साइकिल इज मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो ये सारी चीजें आपसे पूछता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा। चलो भाई देखो आज की क्लास फिर यहीं पे ओवर करते हैं। देखो क्वेश्चंस तो बहुत है, देखो 32 क्वेश्चंस है, बस लगेंगे, धीरे धीरे आप पहुंचोगे, लगेंगे। तो आप एक काम करिए और 3 PM पे आ जाया करो बेटा, 3 PM। तो 3 PM पे आपकी क्लास चल रही है बढ़िया तरीके से, तो जितना आप आओगे 3 PM पे वो सबसे बड़ी डील हो जाएगी। तो आप 3 PM पे आइए, क्लास के जिसको अटेंड करिए, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन लग रहे हैं। अब आपको सीधा कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन है ना, और अगर आपको इसके अलावा भी कुछ बता देना तो आपके लिए सीधा क्वेश्चन तो लगाने यार। देखिए पता है ना SSCGA में कॉन्सेप्ट भी चलता है, तो कॉन्सेप्ट तो बताना पड़ता है। अगर नहीं तो मैं तो एक काम कर देता हूं, इसका आंसर ये है, ऐसे 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 करता जाऊंगा तो फिर मजा ही नहीं आएगा, और जिस काम में मजा ना है मैं करता नहीं हूं, ठीक है। तो पढ़ाने के साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस भी लगाने होते हैं। चलिए
तो बच्चा फिर मिलते 3 PM। आप तब तक ये सारे क्वेश्चंस को एक बार लगा लीजिए, पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जेईई की तैयारी, वहां पे आपको लिंक मिल जाता है डायरेक्ट। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।